बम्बई में आया तो राजेश खन्ना के बड़े बड़े होर्डिंग देखे, मुझे लगा ये तो मैं राजेश खन्ना की नगरी में आ गया। फिल्मों का कुछ अलग सा जुनून, अलग सी दुनिया। अपने अहंकार को आपको समाप्त कर देना है। अगर आपके पास अहंकार है और आपके अंदर बहुत ये है कि नहीं मैं हूँ कुछ, तो आपका कुछ नहीं है। देखिए धर्मजीत को मैं मिला था बर्निंग ट्रेन में, आरके स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी, तो मैं वहाँ राज कपूर साहब के कमरे में था। फर्स्ट फ्लोर पे लास्ट में कमरा होता था उनका, और वो राज कपूर साहब आरके स्टूडियो को कमरा सिर्फ धर्मजी को ही देते थे और किसी एक्टर को अलाउ भी नहीं था। तो अचानक जैसे हवाएं सरसराती आती हैं और आवाज़ें आती हैं कि धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया, तो वो धर्मेंद्र आ गया आवाज़ मेरे वहाँ तक पहुँच गई। मैं वहाँ से भागता हुआ कॉरिडोर में भागा सीढ़ी से उतरा और देखा कि धर्मजी की एक वैन खड़ी है, वैन के आगे 100 लोग खड़े हुए हैं और चोपड़ा साहब और रवि साहब वॉक करते हुए जा रहे हैं, और बॉक्स वैन का दरवाजा खुलता है और धर्मजी दिखते और हेमा जी दिखती है, और मैं तो ऐसा शॉक्ड रह गया, मेस्मराइज्ड। ये क्या देख लिया मैंने। हम लोग थोड़े से भारत के लोग हैं, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, तो थोड़ा सा हमारे साथ काम करने में बहुत सारे लोगों के स्टैंडर्ड डाउन हो जाते हैं। सनी देखते हैं यहाँ कैसे शूटिंग करेगा और सनी के खिलाफ नारे लगना शुरू हो गए, क्योंकि सनी से मिल नहीं पा रहे हैं वो लोग गुस्से में। तो सनी के बॉय ने ऐसा वो अम्ब्रेला सनी के फेस पर रख दिया ताकि पत्थर उस पर लगे। 1-2 अम्ब्रेला पे पत्थर भी आ गए। सनी को आया गुस्सा, सनी ने अम्ब्रेला हटाई। सलमान खान साहब तो बहुत ही मजेदार इंसान है और एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो, लोगों का ऐसा परसेप्शन है कि वो पार्टियां सीरियस नहीं है। आफ्टरनून अखबार आता था, उन्होंने लिखा था गदर एक प्रेम कथा में गदर काट दिया था, गदर एक प्रेम कथा लिख दिया, जो सिर्फ अपने पर्सनल फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालते हैं और उल्टा सीधा बोलेंगे फिल्म में तो इनके यूट्यूब चैनल्स बढ़ेंगे, इनके व्यूज बढ़ेंगे और हमको गालियां देके ये 2 पैसे कमाएंगे। बस कुछ लोगों की ऐसा भ्रम है कि मीडिया के कुछ लोगों का या कुछ जो ब्रांड मैनेज कर रहे हैं उन लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है कि फिल्म के चलने से कुछ नहीं होता। आपके जितने फॉलोअर्स हैं उससे कुछ होता है, वो फेस आपका आ जाए तो उससे आपको ऐड मिलता है। महाभारत में भी जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आकाश से ऊपर कौन, तो उसने कहा पिता। वो मेरे पाँव में गिर गया। उठाया, मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? बोले भाई साहब आपने तो मेरी जिंदगी बचा ली। मैंने कहा हुआ क्या? बोले मेरा थिएटर इतने सालों से नहीं चल रहा था, आपकी वजह से आज मेरा सिंगल स्क्रीन चल गया। लेजेंडरी फिल्म गदर 1 and 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा जी आज मेरे साथ विराजमान है। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। आज आप मुझे देख रहे हैं अड्डा अनफिल्टर्ड पर पूजा जी के साथ। ये बड़ी ही अच्छी राइटर भी है और इनके पति अच्छे डायरेक्टर भी है, और बस आज पता नहीं इंटरव्यू का क्या इनको यूट्यूब का चस्का लगा है तो मैं आ गया इनके चस्के के लिए अड्डा अनफिल्टर्ड पर। तो सर कहानियां कहने का शौक आपको बचपन से ही था, भागवत में आपने शुरू किया था, तो भागवत में वो कौन सी कथाएं थी जो आप सबसे ज्यादा सुनाते थे? भागवत की तो हर कथा ही बहुत अच्छी है। आपकी फेवरेट कौन सी थी? अभी देखो कृष्ण की सारी बाल कथाएं, ध्रुव की कथाएं, नचिकेता की कथाएं, सारी कथाएं बहुत इंटरेस्टिंग है। भागवत की कथाओं पे हम चर्चा करेंगे तो भागवत पे एक एपिसोड रखेंगे। क्योंकि मैं छोटा सा था, अपने बाबा के साथ रहता था मथुरा में। पंडित डालचंद ज्योतिषी बड़े ज्योतिषी, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, तो उनके संग रहता था मैं। तो बहुत सारे पंडित लोग आते थे घर में, कल्याण आती थी, तो वो पढ़ने का बहुत शौक था। तो बस वो कथाओं का बहुत शौक था, तो वो कथाएं सारी पूरी प्रैक्टिकली बच्चों में सारी भागवत याद आ गई। जब 9वीं 10वीं क्लास में आया तो थोड़ा साइंस का पुट भी आ गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आ गए उसमें। तो बस वहाँ से शायद कथा कहने का आनंद का तरीका आना शुरू हो गया, बस और कुछ नहीं है। बाकी तो ये थोड़े बहुत संस्कार कल्चर है, हर किसी के पास होने चाहिए, और तो अच्छी बात।
आपको जब निर्देशन का जुनून चस्का जब लगा जी। तो वो कैसे शुरुआत हुई और सबसे ज्यादा घर में आपको किसने सपोर्ट किया, आपके पेरेंट्स में, मदर देखो फादर ने या दोनों ने? देखो क्या है कि मैं मथुरा से बम्बई आया, फिल्में देखा, बम्बई में आया तो राजेश खन्ना के बड़े बड़े होर्डिंग देखे, मुझे लगा ये तो मैं राजेश खन्ना की नगरी में आ गया। फिल्मों का कुछ अलग सा जुनून, अलग सी दुनिया। बम्बई में 100 सिनेमा हॉल, हर सिनेमा हॉल में भाग भाग के पिक्चर देखने। कॉलेज में दाखिला हुआ, खालसा कॉलेज में, लेकिन कॉलेज कम, फिल्में ज़्यादा, और हिम्मत नहीं होती थी घर में कि मैं बोलूं कि मुझे फिल्मों में जाना है। तो मैंने कुछ वैरायटी प्रोग्राम, एक नाटक ऑर्गेनाइज किया। वो हम खार में रहते थे, खार के ही सारे आसपास के बिल्डिंग के बच्चों को लेकर। हमारे घर में पापा भी किसी शर्मा जी अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, फिल्मों का उनको बहुत था, तो बहुत फिल्म वाले आते थे। जैसे पंडित नरेंद्र शर्मा जी, केशव मुखर्जी, बहुत सारे उस वक्त बड़े बड़े लोग आते थे। तो उन्होंने जब मेरा वो शो देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको एक स्क्रिप्ट लिखी थी, तो मुझे जानता नहीं था स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, लेकिन मैंने द पार्टी फिल्म देखी, उस पर मैंने बुरे फंसे करके एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी, तो मैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी को दिखाई। तो उन्होंने मेरे फादर को बोला इसको तो फिल्मों में भेजो। मैं चाहता था मेरा काम कोई दूसरा करे, तो उन्होंने बोला। तो फिर पापा को लगा, माँ चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, मैं भी पढ़ाई बीएससी कर रहा था ताकि मेडिकल का पीएमटी का एग्ज़ाम दूं, लेकिन मुझे आना इधर ही था। और फिर जब दूसरों ने बोला तो फिर मैंने भी हिम्मत करके बोल दिया। फिर फादर ने बहुत सपोर्ट किया, माँ ने भी सपोर्ट किया, अब इधर आना है तो आना है क्या। प्लेस डायरेक्ट करते थे हाँ, इनिशियली प्ले आप? एक ही प्ले डायरेक्ट किया, ज़्यादा तो नहीं किए, ओके, जो मैंने किया। सब किया। और हाँ, लेकिन वैसे बहुत प्ले करता था, कोई भी टॉपिक उठा लेता था, 4 गली के बच्चों के साथ, मथुरा से लेके बॉम्बे में लेके, और वहीं का वहीं कुछ ना कुछ हम बना लेते थे, और वहीं का वहीं कुछ हम डायरेक्ट कर देता था। मैं वहीं का वहीं रोज वो खेल की तरह करता था। ओके, तो 1978 में आपके फिल्म करियर की शुरुआत हुई जी। एज असिस्टेंट डायरेक्टर। फिल्म थी पति पति पत्नी और पत्नी वो। और वो। तो सर कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया रहा। मैं पहला आपका? बी आर चोपड़ा साहब के पास मुझे मौका मिला। पापा मेरे उनको जानते थे। अब कैसे असिस्टेंट बनूं, तो मैं उनको एक कहानी सुनाने गया। पापा का परिचय था, तो इस बहाने मुझे वो कहानी सुनाने का अवसर मिल गया। आप 18 इयर्स के थे तब? हाँ, और कहानी उनको बहुत अच्छी लग गई, और मैंने कहा सर मैं तो असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। उनको लगा मेरे का कॉमेडी का फ्लेयर बहुत अच्छा, मैंने उनको बहुत कॉमेडी सुनाई थी, तो उन्होंने मुझे रख लिया। और फिर बस, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि जब आपको ऊपर से जब आप आ जाते हो, डायरेक्टर आपको रख लेता है, तो नीचे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। टॉप से जब आप आते हो तो प्रॉब्लम है, नीचे से जब आते हो तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आई प्रॉब्लम ही नो व्हाट यू प्रॉब्लम है। सेइंग। प्रॉब्लम ही है I फिल्म know. लाइन में। तो मैं आ तो गया, हाँ। लेकिन अब नीचे वाले लोग मुझे काम नहीं करने थे, वो उनको अंदर से एक जेलसी हो रही जेलसी। थी। तो फिर अब वो तो उनको होगी, वो नेचुरल है, लेकिन अब क्या है कि जब आप राइटिंग करते हैं, कहानी लिखते हैं, सिनेमा में आना है, कहीं जाना है, तो आपको परिस्थिति को समझना पड़ता है। जी। तो मुझे एक चीज समझ आई कि ऊपर किसी तरह से संभाल लिया मैंने, और चोपड़ा साहब ने मुझे एग्री कर लिया अपने यहाँ रखने के लिए, तो नीचे वाले को भी संभालना पड़ेगा। फिर नीचे वालों को भी संभाला, और प्यार से, और संभलता आदमी से प्यार से है। तो नीचे वालों का भी मैं तो असिस्टेंट बन गया, मैं असिस्टेंटों का असिस्टेंट बन गया। ओके। क्योंकि जिंदगी में आपको कहीं बढ़ना है ना, तो पहली चीज जो आपको आजा लिया बेटा, जिंदगी में कहीं आपको बढ़ना है जी ना, जी। तो पहली चीज जो आपको समाप्त करनी है, वो समाप्त करना है अपना ईगो। हाँ। अपने अहंकार को आपको समाप्त कर देना है। अगर आपके पास अहंकार है और आपके अंदर बहुत ये है कि नहीं मैं हूँ कुछ, तो आपका कुछ नहीं है। तो बस मैं असिस्टेंटों का असिस्टेंट बन गया। बट आई एम श्योर आपको कभी अहंकार नहीं होगा, बिकॉज आप इसीलिए ना, क्रिएटिव इंसान है। मैं इसीलिए असिस्टेंटों का असिस्टेंट बन गया ना। अब जब मैं उनको असिस्ट करने लगा, तो उनको लगा ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ भाई साहब बोलिए क्या करना है। उन्होंने बोला चलो सीन लिखो। वो अपना काम मुझे देने लगे। हुआ उल्टा, उससे क्या हुआ, मुझे काम आना शुरू हो गया, काम सीखना शुरू हो गया मेरा। आपने एक्टिंग के बारे में कभी नहीं सोचा? एक्टिंग के बारे में हर आदमी सोचता है, शक्ल सूरत मुझे लगता था ठीक है, मैं भी सोचता था, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, मैं एक्टिंग करूं तो मेरी शायद पहचान वो नहीं बन सके जो मैं राइटर डायरेक्टर बनूं, क्योंकि वो मुझे लगता था कि वो उसके मैं ज़्यादा करीब हूँ और उसके लिए मैं ज़्यादा कैपेबल हूँ। क्योंकि जब आपको कोई भी, ये मैं यंगस्टर्स के लिए भी कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप का खुद का अवलोकन करना है। खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या है।
अगर आपने जान लिया आप क्या है और आप किस लायक है, किस चीज में इंटरेस्ट है, और किस लायक है, आप क्या कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपका कहीं भी हो हाँ, सकता है, मगर उसके लायक आप है या नहीं। हाँ लायक है कि नहीं। अगर आप लायक है और उसके लिए उतनी मेहनत कर सकते हैं तो उस लाइन में जाइए, वरना मत जाइए। 90% लोगों को गलतफहमी होती है, वो सोचते हैं हम हमारा इंटरेस्ट है, हम इस लायक भी, हम मेहनत भी करते, ना वो लायक होते ना वो मेहनत करते, उनको लगता है, मगर वो है नहीं। इसीलिए कई बार कामयाबी आपके हाथ नहीं आती, नहीं यार। तो और फिर उसको भाग्य को दे देते हैं। जी। ऐसा होता है। आपके फेवरेट हीरो धर्मेंद्र जी से मिलने से उन्हें फिल्म हुकूमत में डायरेक्ट करने का मतलब क्या बोल रही हैं आप? मैं लेती कॉफी हूँ। वॉफी लेते रहो, हाँ, बातचीत करते रहो, बातचीत होती रहेगी। हम लोग कोई फॉर्मलिटी थोड़ी कर रहे हैं, लेते रहो कॉफी वॉफी पियो। आपको थोड़ा जल्दी भी है ना, मैंने कहा। नहीं कोई जल्दी नहीं, अब आ ही गए हैं और पब्लिक के साथ बात करनी है और पब्लिक तक पहुंचना है, तो जी, पब्लिक जी, के लिए तो समय निकालना पड़ेगा जी, ना, क्योंकि पब्लिक सर्वोपरि है। जी। जी बताइए। तो आपके फेवरेट हीरो धर्मेंद्र जी को जब आप मिले थे, तब से लेकर उन्हें जब आपने फिल्म हुकूमत में एज अ डायरेक्टर डायरेक्ट किया था, तब तक का जो सफर था वो मैंने सुना है बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके बारे में हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, धर्मजीत को मैं मिला था बर्निंग ट्रेन में, आरके स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी, तो मैं वहाँ राज कपूर साहब के कमरे में था। फर्स्ट फ्लोर पे लास्ट में कमरा होता था उनका, और वो राज कपूर साहब आरके स्टूडियो को कमरा सिर्फ धर्मजी को ही देते थे, और किसी एक्टर को अलाउ भी नहीं था। तो मैं उनके कपड़े वपड़े लगा रहा था, नया नया असिस्टेंट बना था, तो एकदम छोटा सा ही काम, जो एकदम बिगनिंग के काम होते हैं, भाई ड्रेस डिपार्टमेंट के साथ लग जाओ, उनके कपड़े वपड़ों में मदद करो, ये वो सब तो कर रहा था। तो अचानक जैसे हवाएं सरसराती आती हैं और आवाज़ें आती हैं कि धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया। तो वो धर्मेंद्र आ गया आवाज़ मेरे वहाँ तक पहुँच गई। मैं वहाँ से भागता हुआ कॉरिडोर में भागा, सीढ़ी से उतरा और देखा कि धर्म जी की एक वैन खड़ी है। वैन के आगे 100 लोग खड़े हुए हैं और चोपड़ा साहब और रवि साहब वॉक करते हुए जा रहे हैं, और बॉक्स वैन का दरवाजा खुलता है और धर्म जी दिखते और हेमा जी दिखती है, और मैं तो ऐसा शॉक्ड रह गया, मेस्मराइज्ड। ये क्या देख लिया मैंने। और धर्म जी रजिया सुल्तान की शूटिंग करके आए थे और फिर बोले आज हम थोड़ा थका हुआ हूँ, कल से करूँगा। तो हमने कहा अरे क्या आज शूटिंग नहीं होगी धर्म जी के साथ? तो उसके बाद धर्म जी गप्पे मारते रहे और 1-1.5 घंटे तक हंसी मजाक चलता रहा। और उन दिनों नया नया कॉल शीट का सिस्टम आया था, उससे पहले भारत में कॉल शीट नहीं बनती थी। रवि चोपड़ा साहब लाए थे इंग्लैंड से, अब कॉल शीट लिखो। ओके। तो मैंने फट कॉल शीट लिखी और धर्म जी की गाड़ी जा रही थी, आरके स्टूडियो का गेट का था, आगे कुछ गाड़ियां खड़ी थी, तो उनकी गाड़ी रुकी। तो मैं कहा सर, उन्होंने दरवाजा खोला, क्या प्रॉब्लम है, क्या है? ऐसा देखा मेरे को ऊपर से नीचे तक। तो मैंने कहा सर कल कॉल शीट देखा है की होती है? ऐसे बोले कल आपको सुबह इतने बजे आना है। बोले बोल तो दिया चोपड़ा साहब ने, ऐसा फाड़ा फेंक दिया। तो मेरे को देखते रहे और फिर मेरे को देख के बहुत मुस्कुराए, फिर हेमा जी भी मुस्कुराई और बोले असिस्टेंट हो? मेरे को देखा इतना यंग बच्चा और बोले असिस्टेंट हो? तो मैंने कहा हाँ यस सर, अभी बस शुरू किया है। अच्छा। और ऐसा मेरे को देखा, वो स्माइल वो आज तक मैं नहीं भूलता हूँ। तो बस वहाँ से धर्म जी से एक रिश्ता बनना शुरू हुआ, कुछ चीज़ें होना शुरू हुई और होते होते हुकूमत तक पहुँच गए। तो हुकूमत का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम डायरेक्टिंग योर फेवरेट हीरो? बहुत अच्छा था। धर्म जी के साथ मैं मुहूर्त शॉट ले रहा था, समझे? तो हुआ क्या, पहले दिन का मुहूर्त शॉट ले लिया, शूटिंग शुरू की। कुत्ता था, कुत्ते को जंप करना था, तो धर्म जी मुझे बोले आएगा तो नहीं, हाथ से पकड़ना था, आएगा तो नहीं मेरे पाँव पे? मैंने कहा नहीं सर, इस कुत्ते के साथ आपने बहुत काम किया हुआ है। मतलब कुत्ते ने जंप किया, धर्म जी का पाँव ही पकड़ लिया। ओह गॉड। और हटाया, थोड़ा सा इंजेक्शन लेना पड़ा और फिर मैं तो सोचा मेरी फिल्म तो बंद हो गई। ओह गॉड। मेरी फिल्म तो बंद हो गई। फिर मैं शाम पैकअप करके चले गए, शाम को घर पे गया, दूसरे दिन भी शूटिंग थी, तो इंजेक्शन लेके पट्टी वट्टी बांध ली थी उन्होंने, हल्का फुल्का कर लिया। तो मैं पहुंचा, तो आए मिलने ने, क्या तेरे को बोला था ना मैंने कि वो कुत्ता? मैंने कहा सर मैं कुत्ते के अंदर थोड़ी घुस सकता हूँ, इस कुत्ते के साथ आपने 12 दफे काम किया हुआ है, आप ही ने बोला
आपके साथ उस फिल्म में भी काम किया, उस फिल्म में भी काम किया, तो मेरे लिए तो मैं कैसे सब्जी काट लेगा? आप बोल रहे हो काट लेगा, आपको कैसे, आपको ज्यादा अनुभव है इसके साथ काम करने का। तो हंस पड़े, बोले क्या होता है वो, मुझे पता नहीं लग रहा था ऐसे। मैंने कहा अभी कल का क्या करना है, कहाँ कहाँ शूटिंग है? बोले फलानी जगह, ठीक है पहुंच जाऊंगा। हंसे और ऐसे मेरे सर पे हाथ रख, मुझे तो लगा बंद हो गई पिक्चर। So you've done a list of films with him. या कौन कौन सी वो खूबसूरत यादें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे, और कौन सी वो फिल्म्स थी जो आपकी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज में आज भी हैं? सारी फिल्में, अब जो फिल्म आप बनाते हैं वो आपके जीवन का हिस्सा होता है, और क्योंकि वो आपसे निकली है, आपसे निकला है तो आपके जीवन का हिस्सा है। तो सारी यादें, सारी बातें तो रहती हैं, चाहे वो तहलका हो, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो ऐलान जंग हो, चाहे वो अपने हो, चाहे वो हमारे प्रोडक्शन में एक पिक्चर थी पुलिस वाला गुंडा, चाहे वो किरदार हो, कोई भी हो, तो मेमोरीज तो रहती हैं। तो फिल्म पर्दे पे फिल्म शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर आपने शुरू किया था, ऐसा सुनने में आया था, वो क्या किस्सा वो था? किस्सा ऐसा था कि मेरी फिल्म थी हुकूमत, हाँ। सेंसर में गई, बैन हो गई। फॉर व्हाट रीजन? वायलेंस और टेररिज्म, टेररिज्म कहाँ है भारत में, जबकि उन दिनों तो बहुत टेररिज्म था पंजाब में। ये भारत आप कैसे दिखा सकते? फिर दोबारा गई, दोबारा बैन हो गई। अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं विक्रम सिंह जी थे जो रिव्यू लिखते थे, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन, मैं उनके पास गया, बोला क्या करें सर, उनको पिक्चर दिखाई, तो उनको पिक्चर दिखाई, तो उन्होंने पिक्चर देखी और फिर अपने ऑफिस के सब लोगों को बुलाया। बोले भाई देखो पिक्चर में मुझे वैसे तो कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है थोड़े बहुत कट दिए, तो एक रास्ता निकालते हैं, प्रॉब्लम क्या है? तो एक डिस्क्लेमर बना कि ये इस फिल्म का भारत और भारत की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और उसको वॉइस में भी बोलो, अंग्रेजी में भी बोलो, हिंदी में भी बोलो। That's how it started. तो वहां से वो शुरू हुआ। इस फिल्म का भारत और भारत की वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है, ये काल्पनिक तथ्य है। किरदार भी हाँ, सब काल्पनिक। सब, तो वहां से वो शुरू हुआ। तो सर ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 1 की कास्टिंग सनी जी के अलावा पूरी आपने खुद की थी, तो आपके विजन में जो भी कैरेक्टर्स थे, किस तरह से आपने चुना कि ये कैरेक्टर ये करेंगे, ये कैरेक्टर ये करेंगे? देखिए क्या था, गदर में तारा सिंह, अब तारा सिंह मुझे क्या लगता था, यंग धर्मेंद्र हो सकता था। कॉमेडी भी है, जब उस जमाने अगर यंग धर्म, मेरा गांव मेरा देश का दौर होता तो वो वाला धर्मेंद्र हो सकता था। दूसरा, इतना पावरफुल आदमी सनी हो सकता था। तो ये लगता था सनी में कॉमेडी का उतना फ्लेवर आएगा नहीं आएगा सरदार, पर मुझे लगता था सनी सर में है। तो मेरे मन में एक ही चॉइस थी, दूसरी कभी कोई चॉइस रही नहीं। और दूसरे जितने भी किरदार थे, पाकिस्तान अमरीश पुरी हो सकता था। With the kind of voice base he had, उनकी आवाज काफी आवाज में उनकी जो पर्सनैलिटी। हाँ। दूसरा, जी ने मुझसे कहा, बहुत सारी 2-3 बड़ी बड़ी हीरोइनों से भी हमारी बात हुई, अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई हीरो ने खुद ले लिया लेकिन मैं नहीं लूंगा। उन लोगों को कुछ कोई रीजन था, नहीं करनी थी ये पिक्चर, समझे? फिल्म लाइन में क्या है, डिवाइड बहुत चलता है। एक सर्टेन लोगों के साथ काम करने से उनका स्टैंडर्ड ब्लो हो जाता है। फिल्म लाइन में ऐसा चलता है, ग्रुप्स हैं, लॉबीज हैं। तो भाई हम लोग तो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, अब सनी सर भी पंजाब से है, मतलब हम लोग थोड़े से भारत के लोग हैं, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, तो थोड़ा सा हमारे साथ काम करने में बहुत सारे लोगों के स्टैंडर्ड डाउन हो जाता है। ये मुझे मुद्दा आज तक समझ में नहीं आया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, हिंदी में फिल्म करनी है, हिंदी लैंग्वेज के ऑडियंस को बेचनी है, बट हिंदी में बात नहीं करनी है। ये हाँ, क्या तो हम मतलब लोग क्या है, हम लोग थोड़े लॉजिक है देहाती इसके टाइप के लोग हैं, भारत के लोग हैं, गलियों में पले हैं, तो हमारी भाषा भी वैसी है, हमारी थिंकिंग भी वैसी है, मिडिल क्लास थिंकिंग है। तो हम बाहर से आए हैं फिल्म से, तो हम लोगों के साथ काम करने में बहुत सारे लोगों का स्टैंडर्ड डाउन हो जाता है। एक बॉम्बे में सर्टेन एक्टर्स और डायरेक्टर्स की ऐसी लॉबी है, वो
सबको समझ आता है, बट पब्लिक को भी समझ चलती आता तो आप ही की फिल्म है, चलती तो है। वो वही ईश्वर फिल्म की है। कृपा, वो ईश्वर की कृपा है, वो चल जाती है, यहाँ चलती तो है। और उनको आजकल ये भी लगता है फिल्म चलने से क्या होता है। चलती तो हिंदी वालों की है। तो चलिए वो ठीक है, भारत में तो हिंदी की चलनी चाहिए, इसमें कौन सी बात है। हिंदुस्तान में हिंदी की नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी। तो कुछ एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया। कुछ एक्ट्रेसेस इतनी महंगी थी कि हमसे कहा गया कि भाई या तो अमरीश जी को ले लो या इन एक्ट्रेस को ले लो। हाँ, तो हमने कहा भाई फिर एक्ट्रेस तो हम नहीं ले सकते, अमरीश जी का रिप्लेसमेंट नहीं हो नहीं हो सकता, सकता। समझे ना। तो ये हुआ। तो फिर हमने कहा कि नहीं चलो कोई नहीं, हम नई एक्ट्रेस ले लेंगे। तो फिर हमने 400-500 लड़कियों के ऑडिशंस आए, फोटोज आए, करते 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 5-6 लड़कियों पे हम रुके। उनमें से फिर हमको लगा कि अमीषा पटेल एकदम राइट है, क्योंकि हमारी फिल्म में एक डायलॉग था कि मैं उचक के चांद को तो नहीं छू सकता। तो उसके लिए मुझे लगता था अमीषा जी एकदम राइट है। लेकिन अमीषा काफ़ी यंग थी और हिंदी स्पीकिंग भी उनकी थोड़ी सी इशू थी, और मेहनती बहुत थी, डेडिकेशन बहुत था उनमें, क्लास भी था जो हमें अमरीश जो हमें इस फिल्म में गदर 1 में चाहिए था, सकीना के किरदार में सब चीज़ थी। लेकिन परफॉर्मेंस में अभी नई थी, उनको बहुत ज़रूरत थी, मेहनत थी। तो मैंने नितिन केरी साहब को बोला कि भाई इनसे बात कर लो, क्या ये आप समय देंगी किरदार पे काम करने के लिए। तो लड़की, कमाल की लड़की वो, उस अमीषा पटेल जिसका नाम है, उसने पूरा डेडिकेशन दिया और 6 महीने तक वीक में 4 से 5 दिन एवरीडे मेरे घर आती थी, वर्कशॉप करती थी 4-5 घंटा। तो इतनी मेहनत की। मेरे कैरियर में मैंने बहुत हीरोइनें लॉन्च की, मगर अमीषा पटेल ने जो मेहनत की वो कमाल की। तो दूसरों ने भी की, लेकिन अमीषा जी की एक अलग बात थी, और उन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ वो मेहनत की। और बाकी के दूसरे जो किरदार थे, हम चाहते थे कि जितने नए हों, गदर 1 में सॉरी, जितने नए लोग दिखेंगे, गदर 2 में भी जितने नए लोग दिखे अच्छा था, नए लोग दिखेंगे अच्छा है, वो किरदार लगेंगे। तो उसके लिए भी हमने बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट, इंग्लिश जैसे लिलित दुबे को हमने इंग्लिश प्लेस से लिया, ऐसे बहुत सारे कलाकार हमने जगह 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 से लिए। सर, गदर 1 की शूटिंग पंजाब में जब आपने की, तो मैंने कहीं सुना था, देखा था एक इंटरव्यू में कि आपके लिए इतने सारे टिफिन आते थे अलग अलग घरों से, इतना प्यार आपको मिला। हाँ, वो क्या एक्सपीरियंस था? वो क्या था, लोग, पंजाब के लोग तो बहुत प्यारे लोग हैं। आप कहीं भी शूटिंग करो तो वो तो एक चीज सबसे पहले लाते हैं, खाना। क्यों पाजी, मेरे घर में ये बना है, ओ पाजी, अरे भाई आज कभी भी बात होती थी, भाई पंजाब का खाना मुझे बहुत पसंद है, मैं बोल देता था, जो पसंद भी है मुझे। तो 4-6 लोग सुन लेते थे, जो सुन लेते थे वो अपने घर से खाना लेके आ जाते थे। तो सबके टिफिन में से आप थोड़ा थोड़ा खाते थोड़ा थे? थोड़ा खाना पड़ता था। और प्यार है, प्यार तो ऐसे ही, यही तो है कि लोग आपको प्यार करते हैं, तो आपको प्यार लोगों के साथ बांटना भी पड़ता है, और प्यार लोगों का लेना भी पड़ता है। और प्यारी के लिए तो दुनिया चल रही है, और किसके लिए। जी जी। सर, गदर 2 की शूटिंग के दौरान सनी जी के साथ कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें, कोई नॉस्टैल्जिक मोमेंट? बहुत सारे हैं। एक बार शूटिंग कर रहे थे रात को, चक्की बैंक पर, पठानकोट में शायद, बहुत क्राउड आ गया, सबको सनी को देखना है। पुलिस ने सबको डंडे मार के पीछे किया। पुलिस ने पत्थर बरसा, लोगों ने पत्थर, स्टेशन, आप रेलवे पे कर रहे हैं तो रेलवे पे तो पत्थर होते हैं, दूर वहां से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। सनी देखते हैं यहाँ कैसे शूटिंग करेगा, और सनी के खिलाफ नारे लगना शुरू हो गए, क्योंकि सनी से मिल नहीं पा रहे हैं वो लोग गुस्से में। तो सनी के बॉय ने ऐसा वो अम्ब्रेला सनी के फेस पर रख दिया ताकि पत्थर उस पर लगे, 1-2 अम्ब्रेलास पे पत्थर भी आ गए। सनी को आया गुस्सा, सनी ने अम्ब्रेला हटाई और बोलता हूँ, देखता हूँ मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, देखता हूँ मुझे कौन पंजाब में शूट नहीं कर रहे, मैं करूंगा शूटिंग। और ये उनका पहला दिन ही शूट था पंजाब में। देखता हूँ, और पब्लिक को तो यही सुनना था सनी का, और पब्लिक ने जो तालियां बजाई है, सनी का गुस्से को देख रहा था। अरे तो ऐसा है सनी सर का, डरते नहीं है, घबराते नहीं है, एकदम जो पर्दे पे दिखते हैं वैसे रियल लाइफ में वो इतने अच्छे इंसान हैं, और सोने जैसा उनका हृदय है, और मोम जैसा उनका दिल है, और बलशाली भुजाएं हैं, और जबरदस्त। वो हैंडपंप का जो आइडिया था वो कहाँ से आया सर? वो इट्स लाइक आइकॉनिक। देखिए क्या था,
जब उससे बोला गया फिल्म में कि भाई अशरफ अली बोलता है कि भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलो, तो उसने कहा सब चीजें तो बोल दी, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो अब इसके बाद आदमी क्या करेगा? मुझे तो इतना गुस्सा आया कि मैं बिल्डिंग ही उखाड़ लूं। जैसे हनुमान जी ने पर्वत उखाड़ लिया, लेकिन ये कोई हनुमान जी तो है नहीं जो पर्वत उखाड़ ले, बिल्डिंग भी नहीं उखाड़। तो मुझे कोई चाहिए था जो अप्रूव करे। तो मुझे समझ आ रहा था कि भाई हैंडपंप वही है जो उखाड़ा जा सकता है। तो साहब हमने ये किया, और उसका क्या था, वो सीक्वेंस के लिए सबको ऐसा लगता था कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है, लॉजिक। क्योंकि फिल्म में आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लॉजिक में भी ज्यादा घुसते हैं, और लॉजिक में घुसना भी चाहिए, लेकिन ये लॉजिक, हर इमोशन हर लॉजिक के ऊपर होता है। इमोशन होता है जो हर लॉजिक के ऊपर है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि बच्चा आग में जा रहा हो, तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि माँ उसको जाएगी और उसको आग से बाहर निकाल देगी। आदमी कहोगे आप माँ ने पहले ग्लव्स क्यों नहीं पहने, ऐसे कैसे घुस गई अंदर? पर ये लॉजिक नहीं है। माँ तो इमोशन में चली जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, रुकेगी थोड़ी या रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही है, इमोशन के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, इमोशन हर लॉजिक के ऊपर होता है। ठीक है? And films are all about emotion and तो entertainment. वो फिल्म, वो कई सारे लोग 2 घंटे तक शूटिंग रुकी रही, हैंडपंप का सीन नहीं होगा। सर, फिल्म वीर में सलमान खान के साथ जो आपका एक्सपीरियंस था उसके बारे में बात करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सलमान खान साहब तो बहुत ही मजेदार इंसान है, और एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो, लोगों का ऐसा परसेप्शन है कि वो पार्टियां सीरियस नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि विस्की, दारू, ये सब चीज़ें उनके बारे में बोलते रहते। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो आदमी सिर्फ काम के सिवाय कोई बात ही नहीं करता। वो रात को 12-12, 1-1 बजे भी मुझे फ़ोन करके बुलाते थे और कहते थे शर्मा जी ये गाने का मुखड़ा आया, शर्मा जी ये मैंने म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाया, देखो ये धुन सुनो, शर्मा जी एक सीन आया है, एक डायलॉग आया है। और वो रात को 2 बजे भी सिर्फ सीन और गाना डिस्कस करता So था। workaholic. वो सिर्फ 24 घंटे फिल्म सोचता है, फिल्म खाता है, फिल्म पीता है। हाईली डेडिकेटेड, हाईली डेडिकेटेड। सर, आपने बहुत सारे नए कलाकारों को चांस दिया है, तो फिल्म हीरो में आपने प्रियंका चोपड़ा को लॉन्च किया जी। तो वाज इट बिकॉज मिस वर्ल्ड टाइटल जीता था, या फिर आपने कोई स्क्रीन टेस्ट लिया था जिसके बाद? नहीं, देखिए क्या था, प्रियंका जी का ऐसा था कि मैं टीवी देख रहा था, उनको मिस वर्ल्ड का टाइटल वो पहनाया जा रहा था, मुझे लगा क्राउन, मुझे लगा लड़की बहुत अच्छी है। मैंने तुरंत किसी को बोला, और दूसरे दिन इसके पिता और ये मेरे को मिलने आ गए। बेंगलोर में थे, वहां से कहीं आए, और ये वो लड़की है, मुझे बात करने से ही लगा ये एक्टर बहुत अच्छी है। पहली मुलाकात में, सेकंड मुलाकात में सॉरी, अपने घर बुलाया और इनके हाथों में चेक दिया, मेरे वाइफ के हाथों से, मेरे मंदिर में। इनको फिल्म का पहला चेक मेरे घर में, इनके कैरियर की फिल्म का पहला चेक मेरे घर में, मेरे मंदिर में, मेरे वाइफ के हाथों मिला। और इनसे सेकंड मुलाकात में बिना ऑडिशन लिए मैंने इनको चेक दिया, ऑडिशन भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे देख के लग गया था एक्टर बहुत अच्छी है, और मेरा वो जजमेंट एकदम राइट निकला। तो फेस वैल्यू पे आपने कास्ट किया? नहीं, फेस वैल्यू पे नहीं, उनके बातचीत से मुझे समझ आ रहा था कि ये इमोट कर लेती है, ये अच्छी एक्टर है। देखो डायरेक्टर को मीटिंग में ही समझ आ जाता है कि अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टर है, एवरेज एक्टर है। जब वो सिर्फ एवरेज एक्टर होती है तो उसका वो स्क्रीन टेस्ट लेता है, बहुत अच्छी होती है तो उसको जरूरत ही नहीं है, फिर तो अपने कैरेक्टर के हिसाब से उसको करेगा, मोल्ड करना है बस, मोल्ड करेगा, वो अलग चीज होगी, वो तो उस पर काम करना हो गया। लेकिन अच्छी एक्टर या अच्छी एक्टर नहीं है, वो मीटिंग के दौरान ही समझ आ जाता है, उसके लिए कोई स्क्रीन टेस्ट की जरूरत नहीं। ऐसे रूमर्स सुनने में आए हैं कि आप उत्कर्ष शर्मा को बाहर काम नहीं करने दे रहे, क्या ये सही है, या फिर उनकी जो डेट्स हैं आपके साथ ब्लॉक्ड हैं, टाइम नहीं है इसलिए बाहर काम नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर रोज कहानियां सुनता है, कल भी उसने कहानी सुनी, एवरीडे लोग बाहर से लोग आ रहे हैं, कहानियां सुन रहा है वो, लेकिन कहानी तो आए अच्छी, कोई डायरेक्टर तो सही आए। हम उत्कर्ष शर्मा बिल्कुल बाहर काम करेंगे, और अभी तो देखो उसके पास काम जर्नी कर रहा है, फिर एक और प्रोजेक्ट मेरे साथ कर रहा है, फिर गदर 3 करेगा, प्रोजेक्ट तो उसके बहुत लाइन अप है। हाँ, वो डेट्स ब्लॉक्ड है आपके पास?
ऐसा नहीं है हम डेट देंगे अच्छी कहानी आएगी तो। अच्छा डायरेक्टर अच्छी कहानी आएगी तो उत्कर्ष बिल्कुल बाहर की पिक्चर करेगा और अच्छी पिक्चर, उसको अच्छी पिक्चर करनी है। उसके पास भगवान की कृपा से उसकी गदर 2-3 बड़ी हिट हो गई जिसने कि उसकी उसकी इनसिक्योरिटीज खत्म कर दी। अब वो सिर्फ वो तवज्जो दे रहा है अच्छी पिक्चर पे। अच्छी पिक्चर फिर चाहे किसी की भी हो, वो नाम और ब्रांड नहीं देगा। एक नए डायरेक्टर की भी अच्छी पिक्चर होगी, अच्छी कहानी होगी तो वो करेगा। सिर्फ वो फिल्म रिलीज होनी चाहिए, फिल्म प्रॉपर्ली प्रोड्यूस होनी चाहिए, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। वैसा भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है आज की डेट में। हमको अच्छी पिक्चर चाहिए, अच्छी कहानी चाहिए। सर गदर का जो फैन क्लब है वो जानना चाहता है कि गदर 3 कब आएगी, तो कोई इंफॉर्मेशन लीक करना चाहेंगे? नहीं, गदर 3 आएगी, अभी तो उसके स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है और उसको 2-3 साल लगेंगे। 2-3 साल लगेंगे? 2-3 साल लगेंगे। स्क्रिप्ट पे अभी काम चल रहा है फिलहाल। मुझे लगता है 26 या 27 में आएगी। सर लोग ये जो अभी फिल्म रिलीज हुई है एनिमल, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत हिंसा है उसमें, तो आपका क्या टेक है? मतलब फिल्म्स एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं तो देखिए क्या है ना, आप एक शॉप में जाते हैं, कपड़े की शॉप में जाते हैं, हर तरह के कपड़े होते हैं। अब एक मिठाई की दुकान पे जाते हैं, हर तरह की मिठाई होती है। ऐसी एनिमल भी ऐसे ही एक सब्जेक्ट है। कहीं गदर भी लोगों को पसंद आती है तो एनिमल भी पसंद आती है, तो रॉकी रानी भी पसंद आती है। तो बहुत सारी फिल्में लोगों को तरह तरह की फिल्में पसंद आती है। तो 12th फेल भी पसंद, 12th फेल का 10th फेल का क्या फिल्म का नाम है वो भी पसंद आती है। क्या नाम है फिल्म का? एनिमल? नहीं अभी 12th फेल। 12th फेल, हाँ, ये फिल्म भी पसंद आती है, 12th फेल, 13th फेल जो भी है। तो तो हर तरह की फिल्म पसंद आती है और हर तरह का टेस्ट है। तो जिन लोग तो क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों की बातों पे मैं नहीं जाता। फिल्म चली है, फिल्म ने 400 करोड़ किए हैं बिजनेस इंडिया का, तो इसका मतलब लोगों को तो पसंद आई है ना। अगर एनिमल तो क्या बुराई उसकी करें। अच्छा डायरेक्टर के पास गट्स थे, डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई, एक अलग तरह का सब्जेक्ट बनाया, वो उसको पसंद था, जिन लोगों को पसंद था उन्होंने देखा। जैसा थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हिंदी वालों की लॉबी होती है, इंग्लिश वालों की लॉबी होती है, तो इज इट द लॉबी के क्रिटिक्स जो कि इस तरह फिल्म जब आती है तो उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं? ये क्रिटिक्स के बारे में आपका क्या टेक है? आपकी फिल्म के बारे में बहुत लोगों ने बात किया था। हाँ है, अभी देखो मेरी गदर जब आई थी, गदर 1, तो एक क्रिटिक थे उन दिनों, मेरा ख्याल है शायद तनुज गर्ग। कौन? कोई तनुज गर्ग करके कोई क्रिटिक थे, मैं नहीं जानता कौन है, मैं आज तक मिला भी नहीं कौन है, आई डोंट नो। आफ्टरनून अखबार आता था, उन्होंने लिखा था गदर एक प्रेम कथा में गदर काट दिया था, गदर एक प्रेम कथा लिख दिया। पहले दिन का पहले रिव्यू था। तो लोग तो लिखते हैं, लोगों के लिखने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन क्रिटिक्स के लिखने से। अब गदर 2 आई, गदर 2 में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा, जैसे मैं अनुपमा चोपड़ा जी हैं, वो बहुत अपने आप को रेस्पेक्टेड क्रिटिक समझती है। और अब गदर 2 का उन्होंने जो रिव्यू लिखा और जो पिक्चर का रिजल्ट आया वो सारी दुनिया को मालूम है। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन क्रिटिक्स को? मैं ये कुछ नहीं, मैं उन सारे क्रिटिक्स को इतनी बात कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आप अपने पर्सनल व्यक्तिगत बातें, आपको कोई पिक्चर अच्छी लग सकती है, कोई बुरी लग सकती है, आपका अधिकार है उसका, लेकिन आपको अगर कोई फिल्म का रिव्यू करना है तो उसको पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से करिए ना, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करिए। आप क्यों अपने पर्सनल चीजों को क्यों थोप रहे हैं? और मैं ये चाहता हूँ, मैं तो शायद फिल्म का रिव्यू कर सकता हूँ, किसी भी फिल्म का कभी भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, आजकल तो कोई भी रिव्यू कर रहा है। ये जितने भी क्रिटिक्स हैं, चाहता हूँ एक दफे फिल्म बना के देखें, एक बार एक फिल्म बना के दिखा दें, बना के चला दें। ये सब फालतू फंड के लोग हैं जो सिर्फ अपने पर्सनल फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालते हैं और उल्टा सीधा बोलेंगे फिल्म में, तो इनके यूट्यूब चैनल्स बढ़ेंगे, इनके व्यूज बढ़ेंगे और हमको गालियां देके ये 2 पैसे कमाएंगे बस। तो ये हमको 2 पैसे कमा रहे हैं, हमको गालियां देके, तो हम भी खुश हैं कि चलो हम आपकी इनकम का जरिया बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको धन्यवाद दो कि हम आपकी इनकम का जरिया बन रहे हैं। तो सर ये इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स वो फॉलोवर्स, मतलब कंटेंट का कोई मतलब नहीं है, परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं है, कितने फॉलोवर्स हैं उसके बेसिस पे जो आजकल एक क्राइटेरिया बन गया है, उसके बारे में आपका क्या टेक है? देखिए, कुछ लोगों की ऐसा भ्रम है
कि मीडिया के कुछ लोगों का या कुछ जो ब्रांड मैनेज कर रहे हैं उन लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है कि फिल्म के चलने से कुछ नहीं होता, आपके जितने फॉलोअर्स हैं उससे कुछ होता है, वो फेस आपका आ जाए तो उससे आपको ऐड मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अल्टीमेटली सबको फिल्में करनी है और सबको हिट फिल्में चाहिए, फिल्म के चलने से ही सब कुछ होता है। ये जो कुछ लोग ये सब अपना अपना धंधा कर रहे हैं ना, आजकल क्या हो गया ना, सोशल मीडिया के आने की वजह से बहुत सारे धंधे खुल गए हैं सोशल मीडिया पे, और वो रिव्यूज करके वो ये ब्रांडों की ये सब बहुत सारे लोग आ गए हैं जो कि सिर्फ आपके फॉलोअर ही बढ़ाते हैं, उससे ही कमाई कर रहे हैं। और ये इसीलिए वो इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं कि भाई आपके फॉलोअर बड़े होंगे तो आपकी कोई कमाई होगी, आपकी कोई ब्रांड वैल्यू बनेगी। ऐसा है नहीं कुछ, मैं तो नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ आपकी फिल्म चलेगी और आप लोगों के दिलों में उतरोगे, उससे ही कुछ होगा। संसार में अगर कुछ घटता है तो तभी घटता है जब आप पब्लिक फील्ड में हैं और जब पब्लिक एंटरटेनमेंट के या पब्लिक के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, पब्लिक की सर्विस किसी भी तरह से कर रहे हैं, आपकी वैल्यू तभी बनेगी जब आप लोगों के हृदय में उतरेंगे। और लोगों के हृदय में उतरने के लिए आपको फेक पब्लिसिटी नहीं, राइट काम करना पड़ेगा, सही काम करना पड़ेगा। जब आप सही काम करोगे, अच्छा काम करोगे, तभी आप हृदय में लोगों के उतरोगे, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो ही जाता है। और तभी वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा। वर्ड ऑफ माउथ तभी होता है जब आप लोगों के हृदय में उतरते हो। किसी से और किसी चीज से कोई, आज कंतारा जैसी फिल्म आती है, साउथ की फिल्म है, कौन जानता था ऋषभ शेट्टी साहब को, लेकिन 1,50,00,000 से पिक्चर शुरू हुई और भारत में 400 करोड़ कर गई। कैसे कर गई, कैसे कर गई? कौन सा उसका ब्रांड वैल्यू था, क्या था उसका, कौन सी ट्विटर इंस्टा पे उसने फॉलोअर बढ़ाए थे? कुछ नहीं हुआ। पब्लिक के दिल में उतरी तो चली, उससे ही होता है। तो मैं ये सब लोगों को कहना चाहता हूँ, जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, कि भाई इस भ्रम से बाहर निकले। और ये लोगों ने जो रैकेट चला रखा है कि भाई, क्योंकि उनको कमाई करनी है, जो कुछ बहुत से मीडिया पर्सन को, ब्रांड मैनेजर्स को कमाई करनी है, उससे बाहर निकले। उन्होंने एक जाल बुन दिया है, जाल से बाहर निकले, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी फिल्म करें। आपको सोशल मीडिया पे रहना है तो अच्छे कंटेंट लाएं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे भी स्टार बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये नया दौर है, नई दुनिया है, इसमें कोई बुराई नहीं, बनो, लेकिन अच्छा काम करके बनो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया एक तरीके से फोकस शिफ्ट करता है, एक तरह से डिस्ट्रैक्शन भी है। क्या आप मानते हैं इस बात को कि सोशल मीडिया से बहुत टाइम वेस्ट होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ चुनना है, आप सिनेमा चुनते हैं, आप ओटीटी चुनते हैं, आप टीवी चुनते हैं, आप सोशल मीडिया चुनते हैं। ये सारे मीडिया, सारे ये 4 मीडियम्स हैं, चारों मीडियम है एंटरटेनमेंट के, इनकी चारों की अपनी वैल्यू। और उसके ऊपर ड्रामा भी है, उसके ऊपर ओपेराज भी है, म्यूजिक शोज भी है, इन सब की अपनी अपनी वैल्यूज है। तो सोशल मीडिया की अपनी एक वैल्यू है। अगर आप चुनते हैं सोशल मीडिया और आप उससे कमाई करना चाहते हैं, उससे नाम बनाना चाहते हैं, उसके टेस्ट बनाना चाहते हैं, तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना यही है, वो काम भी करो तो ऐसे करो कि लोगों के दिल में आप बसो। ये आपका एम होना चाहिए। जब आप लोगों के दिल में बसोगे तो सदा रहेंगे, नहीं तो 2-4 महीने, 6 महीने, 2-5 साल में आप खो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। आपकी जगह दूसरे लोग आ जाएंगे, तीसरे आ जाएंगे। ये एक ऐसा है, सोशल मीडिया एक ऐसी लिफ्ट है जिसके अंदर हजारों लोग भरे हुए हैं और लाखों लोग बाहर हैं। जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुलेगा तो सारे लोग बाहर आ जाएंगे और दूसरे लोग अंदर चले जाएंगे। तो हर 6 महीने में, 4 महीने में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और जो रहते हैं वो बाहर आउट हो जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं। तो एज आपकी बहुत छोटी रहती है। अगर वहां आपको एज अपनी चाहिए सोशल मीडिया पे बड़ी, और वहां आप चाहे आप रहना चाहते हैं तो अच्छा काम करो, अच्छी चीजें पोस्ट बनाओ, अच्छे कंटेंट बनाओ। रहता हमेशा अच्छा कंटेंट है, मैं यही कहना चाहता हूँ। कंटेंट इज द किंग। सर, 691 करोड़ के पुष्पक विमान पे आप 2023 में सवार हैं, तो 2024 में कौन सी अच्छी फिल्म लेकर आ रहे हैं आपके दर्शकों के लिए, और उसकी स्टार कास्ट क्या है? देखिए, ये तो प्रभु की कृपा। गदर मेरी फिल्म नहीं है, पहली बात तो मैं कहता हूँ। गदर पब्लिक की फिल्म है, हमेशा कहता हूँ, इट्स पीपल्स फिल्म। और उनका इमोशन था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में तो कई दफे लोग बोल ही रहे हैं आजकल, बहुत सारे जगह ये चर्चा हो रही है कि गदर की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो बहुत सारी फिल्म आगे पीछे से और साथ में नहीं लगती। लेकिन गदर उन सब एक्सपेक्टेशन को तोड़कर आगे निकल गई, क्योंकि गदर पब्लिक की फिल्म, पब्लिक का इमोशन था।
तो आज भी मैं ये कह रहा हूँ जो 690 करोड़ जो है वो गदर पब्लिक का है, मेरा नहीं है। उनका इमोशन था, वो उन्होंने वो पब्लिक पुष्पक विमान पे बैठी हुई है, मैं नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं तो पोस्टमैन था जिसने एक फिल्म पब्लिक का इमोशन पब्लिक तक डिलीवर कर दिया। अब अगली बार पब्लिक का एक नया इमोशन डिलीवर कर रहा हूँ, एक फैमिली फिल्म लेके आ रहा हूँ जो कि जर्नी जिसका नाम है, जिसमें उत्कर्ष है, नाना पाटेकर साहब है, सिमरत है, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। तो वो एक अभी क्या सारी दुनिया चल रही है एक्शन एक्शन एक्शन, तो मैंने सोचा एक अलग क्योंकि एक्शन की तो इतनी सारी फिल्में आ जाएंगी, उसके बीच में कुछ तो अलग खड़ा हो। तो एक कहानी मुझे बहुत पसंद थी, नाना साहब का इनफैक्ट मेरे पास फोन आया गदर हिट होने के बाद कि अनिल अब तुम ये पिक्चर करोगे, तुम तो कोई अब बड़ी एक्शन पिक्चर करोगे। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरे को ये कहानी पसंद है और मैं जानता हूँ ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है पब्लिक के दिल में उतरेगी। हर 20-22 साल में एक अच्छी फैमिली फिल्म आती है और जो कि लोगों के दिलों में उतर जाती है। तो मुझे लग रहा था बहुत साल हो गए फैमिली फिल्म नहीं आई, और एक सब्जेक्ट है जहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिता सर्वोपर है, एक फादर की एक फीलिंग्स को मैं कहना चाहता हूँ। तो महाभारत में भी जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आकाश से ऊपर कौन, तो उसने कहा पिता। तो मैं ये कथा कहना चाहता था, मुझे मालूम है ये कथा लोगों के दिल में उतर जाएगी, क्योंकि हर 20 साल में जनरेशन बदलती है जो हमेशा लोगों के दिलों में उतर जाती है। ये कथा आज कहनी चाहिए और मेरे हिसाब से ये कथा बहुत सुंदर है, बहुत इमोशनल कहानी है। मैं जब उस दिन आपके ऑफिस में बैठी थी, आपने सुनाई थी, बहुत इमोशनल है। तो मैंने कहा ये कथा मुझे कहनी है। तो बस मैं ये कह रहा हूँ जर्नी अभी एक बनारस में शेड्यूल कराया हूँ, अभी हिमाचल जा रहा हूँ सेकंड शेड्यूल करने, उत्कर्ष, नाना पाटेकर, सिमरत और भी बहुत सारे कलाकार। सर एक कॉफी शो में बात हो रही थी कि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितनी गदर ने कमाई की है, तो उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि वो अपनी ईमानदारी की ये बातें कर रहे हैं। मैंने भी सुना मैंने भी सुना ये कॉफ़ी शो के बारे में ये बात हो रही थी, तो बिल्कुल राइट है। अगर गदर की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती गदर 2 के बारे में, तो शायद साथ में दूसरी पिक्चरें नहीं लगती, आगे पीछे भी दूसरी पिक्चर नहीं लगती। जब कोई इंडस्ट्री को लगता है जब कोई बड़ी पिक्चर है तो 2 वीक पहले 2 वीक आगे तक कोई पिक्चर नहीं लगती, लेकिन गदर के आगे पीछे और साथ में सब लगती रही। सिर्फ 3,500 स्क्रीन मिले हमको, 200 रुपये का टिकट था हमारा, उसके बावजूद भी जो पिक्चर ने थंडरस्टॉर्म मचाया और बढ़ता ही चला गया। अगर हमारे 6,000 स्क्रीन होते और 400-500 रुपए की टिकटें होती जैसी दूसरी पिक्चरों में, तो गदर का बिजनेस आज हिंदुस्तान के 1,000 करोड़ होता एक्चुअल होता। लेकिन ठीक है, पब्लिक को मालूम था, लेकिन ये पिक्चर पब्लिक के दिल के करीब है, क्योंकि जब गदर 1 हमने री रिलीज की तो जिस तरह से 3 दिन के लिए 100 प्रिंटों पर रिलीज हुई थी, वो संडे तक आते आते 600 स्क्रीन हो गए और 2.5-3 करोड़ का उसने बिजनेस कर लिया। तो उससे हमको तो समझ आ गया। क्या आपको लग रहा है एक तरीके से अंडर एस्टिमेट कर लिया था? लोगों को लगता था कि गदर कोई फिल्म है, गदर 1 को यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं है। सनी साहब का भी मार्केट नहीं है, अनिल शर्मा तो आउट ऑफ लाइन हो ही चुके हैं, ये सब लोगों को लगता था। वैसे भी जब गदर 1 के टाइम में भी लोगों को यही लगा था कि कुछ नहीं है, तभी भी ऐसे ही लगा था, ये तो लगता ही है। और कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर बहुत प्यारी है हमारी इंडस्ट्री, वो बहुत प्यार देती है और बहुत प्यार दिया। अब गदर एक ऐसी फिल्म है कि ये भी कहा मैंने सुना और मुझे सब लोगों ने बोला है कि गदर एक ऐसी फिल्म है, इसके हिट होने की सफलता सबने मनाई। जब हमने पार्टी दी, पूरी इंडस्ट्री हमारी पार्टी में आई। तो गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके सुपर हिट होने की खुशी सबको है। तो ठीक है, कई बार हम मिस्टेक्स कर जाते हैं, अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, लेकिन बाद में अपनी गलती कबूल कर लें तो अच्छी बात है। जब जागे तभी सवेरा। तो आज गदर के बारे में कोई नहीं कहता, आज गदर के बारे में सब कहते हैं गदर इज अ रियल सुपर 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 ब्लॉकबस्टर, ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर।
कुछ लोग कह रहे थे ओल्ड स्कूल, मुझे एक चीज समझ में आती है, ओल्ड स्कूल आज लोग आप ओटीटी में कहीं पे जाइए तो नॉवेल्स के राइट्स लेकर आओ बोलते हैं, आप किसी स्टूडियो में जाइए तो नॉवल के राइट लेकर आओ बोलते हैं। तो नॉवेल्स तो कब छपी हुई हैं, 10 15 20 साल पुरानी नॉवेल्स 100 साल पुरानी भी जी, है। 100 साल पुरानी भी नॉवेल्स है, तो उन पे अब फिल्म बन सकती है, सीरीज बन सकती है, तो ये ओल्ड स्कूल का क्या मतलब है? ये तो जो बोलते हैं उनसे पूछो, अगर उनको अकल हो, अगर उनको अकल हो। प्रॉब्लम तो यही है ना, बॉम्बे में 100 फिल्में बनती है, जी। 95 फ्लॉप होती है। तो वो सारे वही लोग हैं ना, गदर को भी ओल्ड स्कूल बोलते थे, वही सारे लोग हैं जो ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल बोलते हैं। पता नहीं क्या ओल्ड स्कूल है, क्या न्यू स्कूल है, मैं तो जानता नहीं। स्पीलबर्ग भी 80 साल का है, फिल्में बना रहे हैं, वो तो ओल्ड स्कूल नहीं है। क्लिंट बुश भी 90 साल के हैं, वो भी फिल्में बना रहे हैं। और क्या नाम है, दिस अवतार के जो डायरेक्टर है वो भी कोई यंग नहीं है, वो भी ओल्ड स्कूल नहीं है। तो लेकिन फिल्म लाइन में शायद ऐसा चलन है, बोलते हैं। लेकिन गदर के बाद वो ओल्ड स्कूल वाली कॉन्सेप्ट मुझे लगता है अब काफी खत्म हो गया है। ये क्योंकि भ्रम आपके है, फैंस ने ये प्रूव कर दिया है। ये एक भ्रम है लोगों को ओल्ड स्कूल का। वो भ्रम मेरे ख्याल है अब खत्म हो गया है। क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या होती है, इसकी प्रॉब्लम के पीछे जाइए, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। हाँ। लोग बहुत इनसिक्योर है, इनसिक्योर है एक्चुअली। उनको ये लगता है कि यार हम तो पुराने हो गए। पुराने लोगों ने ये ओल्ड स्कूल शब्द चलाया, हाँ। नए बच्चों ने नहीं हाँ। चलाया। जो पुराने मेकर्स, पुराने लोग हैं, जो पुराने प्रोड्यूसर हो गए, पुराने डायरेक्टर हो गए, उन्होंने ये शब्द दोहराया कि उनको लगता है हम तो पुराने जमाने में जी रहे हैं, वो नए जमाने में जी नहीं पाए, नए जमाने में आ नहीं पाए। मैं आज उठ रहा हूँ तो आज के जमाने में हूँ ना, मैं तो 20 साल पुराने 30 साल पुराने जमाने में नहीं, बल्कि 30 साल पुराना अनुभव मेरे पास जरूर है, फिर उठ तो मैं आज ही रहा हूँ। तो वो उन लोगों की एक ये प्रॉब्लम रही कि वो खुद पुराने जमाने में रहे, वो आज के जमाने में नहीं आ पाए। तो उनके मन में एक फियर आ गया, उनके मन में एक साइकोलॉजिकल फियर कि यार हमारी इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा, ये होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो यार नए बच्चों को साथ में आएंगे, नए आइडियाज ले लो। खुद के अंदर के नए आइडियाज आना बंद हो गए। वहाँ जिनके पास आज भी नए आइडिया आ रहे हैं वो न्यू स्कूल ही है। स्कूल पता नहीं, इट्स अ फनी थिंग, मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ, पर कई बार एनालाइज करता हूँ तो लगता है कि ये सब फालतू की बातें हैं। आपका ध्यान, आपको जीवन पढ़ना आना चाहिए। जिस दौर में आप जी रहे हैं उस दौर के एहसास आपके मन में होना चाहिए। उस दौर के एहसास को जीना आना चाहिए, तो आप हर दिन नई फिल्म बनाएंगे। बस ऑडियंस तो एहसास पे ही चल रही है। बस आपके फैंस के साथ कोई ऐसा मोमेंट गदर 2 के बाद जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, मैं पहली बात बोलूंगा, मेरा 11 अगस्त को सुबह 7:30 बजे मेरे को फोन आता है ऑस्ट्रेलिया से। ओके, जिस दिन फिल्म रिलीज थी। जिस दिन फिल्म को वहाँ पहले हो गई, तो एक सरदार जी ने मुझे फोन किया, वो मेरे पहचान वाले थे, वो पागल हो रहे थे फोन सुन के। अरे अनिल जी क्या फिल्म बनाई, क्या क्या कर रहे, बोले इनसे बात करिए। एक फैमिली है जिनको मैं जानता नहीं था, पंजाबी फैमिली थी, वो फिल्म देख के बाहर निकली, अधेड़ होंगे। तो वो लेडी मुझे बोलती है, भाई साहब आपने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई, क्या फिल्म है, ये है वो है, क्या लव स्टोरी है जीते की, कितनी सुंदर लव स्टोरी, क्या गाना है। बातें करते रहे। और एक बात बताएं भाई साहब, आपने जो फिल्म बनाई है ना, वो फिल्म मैं अपने बेटी को आज शाम को दिखा रही हूँ, बेटे को दिखा रही हूँ। ये फिल्म है जो मैं बच्चों के साथ देख सकती हूँ, बहुत साफ सुथरी फिल्म है। तो ये इतना मेरे लिए टचिंग था, मोमेंट था कि आज बोले आज साफ सुथरी फिल्में आती कहाँ है। वो फिल्म ढूंढ रहे हैं जो बच्चों के साथ देख सकते हैं। तो आज जो मैं जर्नी फिल्म भी बना रहा हूँ, वो वही फिल्म है जो लोग अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको फिल्म बड़ी हिट करनी है और आप चाहते हैं फिल्म आपकी लोगों तक पहुंचे, तो ऐसी फिल्म बनाओ जो फैमिली के साथ देख सके। ऐसा नहीं है, ऐसी फिल्में भी होती हैं जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सके और आपको बनाना है, बनाओ, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये सर्टिफिकेट ले लो, बनाओ, क्या बुराई है, बनाइए, और कोई उसमें गलत है भी नहीं। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ जब आप ऐसी फिल्म बनाते हैं, पर्सनल मेरा व्यक्तिगत बिलीफ है, आप ऐसी फिल्म बनाए जो परिवार के साथ देख सकें। मैं ऐसी फिल्में बनाना और देखना चाहता हूँ। और मुझे इसलिए वो लेडी की, वो मेरा अनुभव, एक्सपीरियंस, मैं गया पंजाब में, वहाँ एक बड़ा थिएटर वाला था, 90 से 80 85 साल का सिंगल थिएटर, वो मेरे पाँव में गिर गया। उठाया, मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ। बोले भाई साहब आपने तो मेरी जिंदगी बचा ली। मैंने कहा हुआ क्या। बोले मेरा थिएटर इतने सालों से नहीं चल रहा था, आपकी वजह से आज मेरा सिंगल स्क्रीन चल गया। और मैं, उसकी आंखें भरी हुई थी, वो रो रहा था और मेरे गले लग गया। तो ये जो इमोशंस आपको मिलते हैं ना, ये इमोशंस आपके
आपकी मतलब जो आपने किया है काम, वो उसकी सबसे बड़ी शाबाशी है, वो उसकी सबसे बड़े स्टार थे। ये स्टार किसी भी रिव्यू चैनल से या किसी भी रिव्यूअर से के 5 स्टार नहीं 15 स्टार से भी बड़े स्टार हैं। ये असली स्टार, ये पब्लिक का प्यार है। अपने फैंस और हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन बहुत सुखमय रहे और आप बहुत सारी कामयाबी लें पाएं। और जर्नी आ रही है मेरी फिल्म नाना पाटेकर उत्कर्ष सिमरत के साथ, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मुझे उम्मीद है। और उसका आप प्यार से स्वागत करेंगे जब जर्नी आएगी, उस सफ़र में ज़रूर मेरे साथ चलेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे शो अड्डा अनफिल्टर्ड पर आकर मुझे मेरा हौसला बढ़ाया, अच्छा लगा, आशीर्वाद दिया। सर बस सब आभारी हूँ। मुझे देख रहे हैं अड्डा अनफिल्टर्ड पर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। पूजा जी बहुत ही अच्छी है, इनको लाइक भी करें, लाइक करने लायक भी है, सब्सक्राइब भी करें।